नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ ममता तिवारी। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महर्षि कश्यप जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कश्यप समाज को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया वो गरीबी हटा नहीं पाए और अब एक नेता आए हैं जो कहते हैं कुछ मत करो, घर में बैठो। कुछ करने की बात ऐसे महापुरुषों की प्रेरणा से वो भी बहुत जरूरी है। समाज कैसे समरस हो, कैसे खुशहाल हो, कैसे उनके जीवन में शांति आए और कैसे देश के प्रति उनका लगाव उनके मन में जागे, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने तो बहुत किया। लेकिन हम अब नरेंद्र मोदी जी के जब से देश में सरकार आई है, इस गरीब समाज के लिए बहुत सी योजनाएं ये हमने बनानी शुरू की है। दुर्भाग्य इस बात का है कि देश की जो 55 साल हमारी आजादी के बाद के शुरुआत के थे, तो जो राजनीतिक दल नारा लगाते थे गरीबी हटाओ, वो उस समय तक गरीबी, आज तक वो जहां जहां लगे हुए गरीबी हटा नहीं पाए। और एक विडंबना की बात एक और शुरू हो गई है। एक बड़े नए नेता आ गए हैं अभी, और नए नेता गरीबी हटाने की बजाय उनको कहते हैं आप घर में बैठे रहो, घर में बैठ के खाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जबकि हम कहते हैं नहीं, हर परिवार का हम हिसाब किताब रखेंगे और एक एक परिवार का डाटा इकट्ठा करके हर परिवार से एक आदमी को लाएंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसकी स्किलिंग, हुनर, इसका विकास करेंगे, उसको रोजगार के लायक बनाएंगे ताकि रोजगार करके अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार को पाले। हम जिस पॉलिसी पर चल रहे हैं इसका नाम है स्टैंड अप पॉलिसी। और जो आज का नया नेता उभरा है उसकी पॉलिसी को मैं कहता हूं हमेशा, वो तो कहता है सिट डाउन पॉलिसी। लगभग 1,05,000 परिवार जिनकी आय साल की केवल 1 लाख रुपए से नीचे है, 1 लाख से नीचे है। हमने सबसे पहले चरण में ये जो 1 लाख से नीचे परिवार की आय है, इन सबको सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ली है कि इन परिवारों की संख्या 1,80,000 से ऊपर कैसे हो जाए, ये हमने जिम्मेदारी ली। और उसके लिए एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। अंत्योदय शब्द शायद नया होगा। अंत्योदय का अर्थ होता है जो आखिरी में रह गया है, पायदान की आखिरी सीढ़ी पर है, जिसकी आय आमदन सबसे कम है। 25, 30, 50 हजार रुपए कमाने वाले परिवार भी हैं। अब 4,000 रुपया महीना घर के 4 मेंबर तो कैसे गुजारा करेगा, नहीं कर सकता। उसको फिर इधर उधर दाएं बाएं देखना पड़ता है। कुछ सरकारी योजनाएं होती हैं, उसका लाभ वो ले लेता है, फिर भी वो गरीबी गुर्बत में से निकल नहीं पा रहा है। तो हमने सबसे पहले जो 1 लाख से नीचे परिवार हैं, इनके घरों में कौन आदमी काम करने लायक है उसको चिन्हित किया, सरकारी संदेश भेजा, उसको एक जगह बुलाया। तो करनाल में मुख्यमंत्री ने कई सौगातें भी दी हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी सौगातें हैं जो मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई हैं, जिसमें जयंती पर हरियाणा में वैकल्पिक अवकाश की घोषणा की गई है। 88.5 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। करनाल इंद्री रोड पर श्री घंटाकर्ण महावीर, इसका भी धौलपुरी स्टोन से गेट पर 67,69,000 का बनाया जाएगा। शिव कॉलोनी STP से हकीकत नगर तक सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस पर करीब 13 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत आएगी। साथ ही आपको यह भी जानकारी देते हैं कि पूरी परियोजनाएं क्या कुछ है। अनुमानित 65.29 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसमें। ये जानकारी आपको दी जा रही है जो परियोजनाएं हैं, जिसका आज जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से सौगातें दी गई हैं। जयंती पर हरियाणा में वैकल्पिक अवकाश की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ घोषणाएं की हैं, वो भी जरा आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ वो घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की गई। महर्षि कश्यप के नाम पर हर जिले में अंत्योदय कौशल रोजगार केंद्र बनेगा। गुरु शिष्य परंपरा विकास योजना के तहत युवाओं को रोजगार परक माहौल देंगे। ये सौगातें, ये अहम घोषणाएं हैं। बिना नौकरी वाले परिवार को नौकरी में 5 नंबर का प्रावधान, ये मुख्यमंत्री की तरफ से अहम सौगातें हैं जो दी गई हैं। JEE नीट की तैयारी करने के लिए सुपर 100 कार्यक्रम शुरू किया। साथ ही आपको यह भी जानकारी देते हैं कि 10वीं 12वीं के बच्चों को 5 लाख टैबलेट बांटे हैं। मुख्यमंत्री ने ये अहम घोषणाएं हैं जो आज की। साथ ही आपको बता दें कैंसर, थैलीसीमिया के रोगियों को पेंशन की शुरुआत आज कर दी गई है।
पहले भी घोषणा ये मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी और इसके पेंशन की शुरुआत मुख्यमंत्री की ओर से कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 मई को सिरसा में होने वाली प्रगति रैली को लेकर बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने सिरसा के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रगति रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई। मीडिया से बातचीत में रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि सिरसा में होने वाली प्रगति रैली ऐतिहासिक होगी। रैली में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटेगी। मैं यहाँ पहुँचने पर 32 जो हमारी मई की रैली है उसके लिए इलाहाबाद आए थे। आप देख रहे हैं मेरे ख्याल में 700-800 आदमी थे यहाँ और इतने ही आदमी हमें शाम को इलाहाबाद मिले। मतलब एक असेंबली हल्के के 1500 आदमी होना, 40 गाँव के 800 आदमी, मतलब एक गांव के 20 वर्कर। आम यही होते हैं, 15-20 वर्कर होते हैं। सबसे दूर ये असेंबली हल्का है। सबसे ज़्यादा तो भीड़ निकलेगी रानिया कालावाड़ी डबुआड़ी, क्योंकि वो बीच में आ गया और वहाँ से तो बहुत ज़्यादा निकलेगी। पर यहाँ भी 10,000 बहुत होती है। एक असेंबली हल्के से इतनी भीड़ निकलेगी। मैं गोविंद कांडा, आदित्य, हमारा बीजेपी प्रेसिडेंट, चोपड़ा साहब, बाकी पार्टी के जितने ऑफिस बेरर हैं सारे बहुत मोर से लगे हैं। वहीं कांग्रेस के 8 पूर्व विधायकों के शामिल होने पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है। निकाय चुनाव पर अनिल विज ने कहा कि बीजेपी की तैयारी पूरी है। 28 मई को हिसार में चुनावी रणनीति तय। सांसद अरविंद शर्मा की बयानबाजी पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मामला हाईकमान ने संज्ञान में लिया है, सुलझा लिया जाएगा। ये जो डूब रहा होता है वो अपने साथियों को दिलासा देने के लिए कई प्रकार की बातें करता है। कांग्रेस का जहाज तो डूबा हुआ है, आधा तो पानी में जा चुका है और आधा शीघ्र ही जाने वाला है। इसलिए वो इस तरह की लोरियां दे देकर अपने जो साथी हैं उनको सुनाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। हर जगह पर जहाँ जहाँ चुनाव होना है वहाँ कमेटियाँ बना दी गई हैं, प्रभारी बना दिए गए हैं और 28 तारीख को हिसार में सारे प्रदेश की मीटिंग रखी गई है जिसमें सारी विस्तृत योजना बनाई जाएगी। हाईकमान के जेरे गौर है और शीघ्र ही ये निपटा लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का मामला कोर्ट में चला गया है, जिसके चलते आरक्षण आधारित चुनाव नहीं होगा, लेकिन बीजेपी पिछड़ा वर्ग को चुनाव में आरक्षण जरूर देगी। लेकिन इस बार का चुनाव हम अपनी पार्टियों में उनको कहेंगे कि हर पार्टी अपने अपने कौन पार्टी करती है कौन नहीं करती है, ये भी कंपटीशन होगा। तो हम अपनी पार्टी से जो आरक्षण दिया है बैकवर्ड क्लास का, पार्टियों में उतने कैंडिडेट जिसका आरक्षण है उसको जरूर खड़ा करेंगे और उनको हम जिताएंगे भी। नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव का बिगुल बज चुका है। आचार संहिता भी लागू हो गई है। नगर परिषद प्रशासन ने अप्रैल माह में से अब तक करीब 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के कार्य ऑनलाइन किए थे। इस बार चुनाव में नगर परिषद में चेयरमैन का पद महिला के लिए आरक्षित है। चेयरपर्सन का चुनाव डायरेक्ट होगा और मतदान अपनी पसंद की चेयरपर्सन चुनेंगे। फिलहाल पोस्टर और बैनरों में चेयरपर्सन का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार दिखने लगे हैं। इस बार 31 वार्डों में से 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि 15 वार्ड ओपन है। अगर ओपन वार्ड में कुछ और महिलाओं ने जीत हासिल कर ली तो सदन में महिलाओं का बोलबाला होगा। तो नगर परिषद के चुनाव का बिगुल बज चुका है और आपको बता दें चेयरपर्सन का चुनाव डायरेक्ट होगा। इस बार आपको ये भी जानकारी देते हैं कि 31 वार्डों में से 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में मतदाता अपनी पसंद की चेयरपर्सन चुनेंगे और अब जो पोस्टर्स हैं वो भी लगने शहर में शुरू हो चुके हैं। नगर परिषद में चेयरमैन का पद महिला के लिए आरक्षित है। निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक दल भी चुनाव की तैयारी में जुट गए। इस बीच भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने
इंदु शर्मा को चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार बना है। इस दौरान इंदु शर्मा ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के कार्यकाल में भिवानी नगर परिषद के पास अधिक बजट नहीं आया, अब बजट आया तो 500 करोड़ का घोटाला हो गया। सिस्टम के साथ चलेंगे और हम उसके पूरे पोर्टल में जो कमियां हैं, अभी तक देखिए आज भी ऑनलाइन कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें जब खराब हो जाती हैं तो उनको कोई ठीक नहीं करवाता। और उसमें आपको पता है नीत स्वार्थ है कि जिन लोगों ने रिश्वतें खानी हैं, अगर ऑनलाइन पोर्टल खराब हो गया तो रिश्वत खाने वाला उसको ठीक नहीं करवाता। लेकिन हम ईमानदारी से काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे तो हम उसको तुरंत ठीक कराएंगे। सरकार ने मेंटेनेंस के, ऑपरेशंस के, सबके अलग अलग सर्विसेज ठेके दिए हुए हैं, एएमसी बने हुए हैं, लेकिन वो उन लोगों को बुला के काम नहीं करवाते। तो हम उस पर काम करेंगे। कार्यक्रम हो सकते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी एक दिन में 22 कार्यक्रम हुए थे। तो हमारे आज सांसद अशोक तंवर जी ने आना था बिहार रेस्टोरेंट, हम भी इन्वाइटेड थे, हम सब वहाँ जाके आए हैं। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम रखा गया है। तो वहाँ का कार्यक्रम की अलग महत्ता है, यहाँ के कार्यक्रम की अलग महत्ता है। वहाँ पे लोगों ने ज्वाइन किया है। यहाँ पे हम नगर परिषद चुनाव को लेके एक आपसे वार्ता कर रहे हैं। सर ये जो आज का कार्यक्रम, नहीं, जिला अध्यक्ष और उनसे मेरी बात हुई थी, वो किसी और कार्यक्रम में व्यस्त हैं। तो क्योंकि भिवानी नगर परिषद का चुनाव का प्रभारी की जिम्मेवारी मेरी है, तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करता हूँ। कैथल में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने कैथल की लघु सचिवालय में मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि दिल्ली में जब हमारा आंदोलन चल रहा था तो सरकार ने केवल 3 कृषि कानून वापस लिए थे और बाकी मांगों पर जल्द विचार करने की बात कही थी। वहीं कालावानी में भी बिजली निगम कार्यालय के गेट पर तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सोनीपत में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, सोनीपत, कालावाली और कैथल की। प्रदेश में अलग अलग विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं दतिया में पंजाब हरियाणा स्टेट हाईवे 9 पर जाम लगाकर दुकानदारों ने दमकल विभाग के कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही गुरुग्राम में नगर निगम सफाई कर्मचारी और फायर विभाग के फायरमैन और फायर ड्राइवर 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया गया। वहीं टोहना की अगर बात करें तो वहां पर सर्व कर्मचारी संघ ने से संबंधित हरियाणा पशुपालन विभाग की 4th श्रेणी कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर कार्यालय में धरना दिया। हम आज इसलिए सड़कों पे उतरे हैं कि हमने सरकार को पहले परिपत्र दिया, सरकार से बैठ के टेबल पे फैसला हुआ और अभी तक भी सरकार ने हमारे मांगों का कोई परिपत्र जारी नहीं किया। इसके विरोध में हमारी मांग है कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त करो और कच्चे कर्मचारी को पक्का करो और जो कर्मचारी ठेकेदारी में है उनको तुरंत प्रभाव से रोल पे ले और कच्चे कर्मचारी को पक्का करे, सीवरमैन को पक्का करे, फायरमैन को पक्का करे। एमपीएचसी एसोसिएशन जिला हिसार पूर्ण रूप से समर्थन के लिए आई है। जो सरकार द्वारा हथकंडे अपना करके ये जो ठेका प्रथा और कौशल निगम द्वारा ये इतने बड़े बड़े जो है लेके आ रही है, ये सरकार की मंशा इसमें जाहिर होती है कि सरकार की मंशा सही नहीं है। हम इसका सरकार की ऐसी नीतियों का विरोध करते हैं। इसके लिए और आगे भी हमारा जैसे भी नगर पालिका वह है फायर का जैसे भी आगे जो धरना रहेगा हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। हमारे को 4th श्रेणी कर्मचारी को सरकार की तरफ से 20,000 रुपये गेहूँ ऋण दिया जाता है, जो कि बाद में किस्तों में हम पे कर देते हैं वापस। उसकी लास्ट तिथि 30 अप्रैल थी। हमारे कर्मचारियों को उसके लिए एसडीओ ऑफिस टोहाना की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई कि आप इस तारीख तक हमारे को फार्म जमा करवाओ। उसके बावजूद हमने अपने स्तर पे हमारे फार्म जमा करवाए, तो अधिकारियों ने अपनी लापरवाही दिखाते हुए अपना काम समय पर ना करते हुए हमारी व्हीट लोन की लास्ट तिथि 30 अप्रैल थी। इन्होंने बिल बनाया है 5 मई को और वापस जब हम इनसे जवाब मांगते हैं तो ये हमारे को दबाने के लिए, हम सभी पशु परीक्षक एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट पे हैं, तो ये हमारे को दबाने के लिए हमारे ऊपर स्वीपर का काम थोप रहे हैं, हमारे को दबाने की कोशिश की जा रही है। बल्लभगढ़ में कल हुई बारिश के बाद हुए जलभराव से लोगों को अब तक निजात नहीं मिला है। नेशनल हाईवे पर हुए जलभराव के चलते वाहनों की रफ्तार थम गई।
साथ ही कई वाहन बारिश के पानी के बीच खराब भी हुए हैं। दरअसल नेशनल हाईवे पर ड्रेनेज सिस्टम बारिश के दौरान पूरी तरह फेल हो गया, जिससे नेशनल हाईवे पर जलभराव की स्थिति बन गई। 24 घंटे बाद भी सही नहीं हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर पानी भर गया है। दरअसल ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने के चलते ये पानी सड़कों पर भर गया, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों की गाड़ियां तक खराब हो गई। सोनीपत में एक दिव्यांग प्रशासन की मदद की गुहार के लिए 3 दिन से विभाग के चक्कर काट रहा है। दरअसल पीड़ित पैरों के साथ साथ जुबान से भी दिव्यांग है और इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के लिए 3 महीने से विभाग के चक्कर काट रहा है। जब अधिकारियों ने उसकी गुहार नहीं सुनी तो पीड़ित ने जिला उपायुक्त के सामने अपना दुखड़ा रोया, जिसके बाद डीसी ने तुरंत प्रभाव से दिव्यांग को इलेक्ट्रिक साइकिल मुहैया करवाने के निर्देश दिए। खांसी आएगी। हाँ, क्या दिक्कत चल रही है? बस पेंशन नहीं आ रही, दुखी हो ही रही, उधार ले लेंगे, मंगा नहीं पड़ा सामान। और रिक्शा के लिए जो आपके पति को लिए उसको कहाँ क्या दिक्कत परेशानी हो रही है? यहाँ से आए बार बार आने पड़ा है, किराए बहुत लग गया जी। कौन सा डिपार्टमेंट से रिक्शा लेनी थी? बैटरी की। तो पहले कौन सी मिली थी? हाथ की दी थी मैडम ने, वो मैडम ने हाथ में लंबू वाली दी। हाथ वाली चला नहीं सकते हैं? ये हाथ दुख है ना, इसमें दर्द रहा इसमें। वापिस कर दी फिर वो? वहाँ वापस करवा दी, वो जमा करवा दी थी मैडम ने। आप कितने दिन से बैटरी के लिए चक्कर काट रहे हो? 6 महीने। आज डीसी के पास आए, क्या कहा डीसी ने? कल मिल जाएंगे, परसों मिल जाएंगे, आज ही यमुनानगर में हथिनी कुंड बैराज का रिवर बेड लगातार नीचे जा रहा है। 1999 के बाद लगातार आ रही बाढ़ के कारण बैराज का रिवर बेड लगातार नीचे आ रहा है। आपको बता दें कि साल 2010 में आई बाढ़ में ताजेवाला का स्ट्रक्चर बह गया था। उसके बाद इस बैराज का बेड और भी नीचे जा चुका है। साल 1999 में जब इस बैराज का निर्माण हुआ था उस समय इसका रिवर बेड 329 मीटर था, जबकि इस समय ये 14 मीटर नीचे जा चुका है। बैराज की कटेन वाला 310 मीटर पर है, मात्र 4 मीटर नीचे है और अगर ये 4 मीटर और नीचे आ जाता है तो बैराज को खतरा पैदा हो जाएगा। खतरे में हथिनी कुंड बैराज का रिवर बेड 14 मीटर नीचे आ गया है। लगातार नीचे आ रहा हथिनी कुंड बैराज का रिवर बेड, जिससे एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। लगातार आ रही बाढ़ का बैराज के रिवर बेड पर असर पड़ रहा है। साल 2010 में आई बाढ़ में बह गया था ताजेवाला का स्ट्रक्चर और साल 2010 में आई बाढ़ में बह गया था ताजेवाला का स्ट्रक्चर। फिलहाल हथिनी कुंड बैराज पर खतरे के निशान है। साल 2010 के बाद बैराज का बेड और भी नीचे गया। 9 जुलाई 1999 में हुआ हथिनी कुंड बैराज का निर्माण। आपको बता दें 1999 में 329 मीटर पर था बैराज का रिवर बेड और 1999 से अब तक 14 मीटर नीचे गया रिवर बेड। 310 मीटर पर है बैराज की कटेन वाला वॉल और कटेन वॉल 4 मीटर नीचे आने पर बैराज को और खतरा होगा। हथिनी कुंड बैराज का रिवर बेड 14 मीटर नीचे गया। हरियाणा के मेवात में रेल कॉरिडोर के निर्माण को लेकर दिल्ली में HRIDC के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें टनल बनाने वाली कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा भवन में हुई इस बैठक में मेवात में बनाए जाने वाले रेल कॉरिडोर के तहत बनने वाली 4.5 किलोमीटर लंबी टनल को लेकर चर्चा हुई। बैठक में उम्मीद जताई गई कि दिसंबर तक टनल को लेकर टेंडर पूरा हो सकता है और 30 महीने में टनल का काम पूरा होने की भी उम्मीद है। रेवाड़ी में एक गैंगरेप पीड़िता जिला सचिवालय में 3 दिन से धरने पर बैठी है। वहीं पीड़िता का कहना है कि महिला आयोग ने प्रशासन को उसके लिए गन लाइसेंस और आवाज देने के निर्देश दिए थे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी ना तो गन लाइसेंस दिया और ना ही आवाज दिया। सर धरने में हम 3 दिन से बैठे हैं, लगातार दिन रात है। परसों हम डीसी साहब से मिले थे,
परसों डीसी साहब से मिले थे। महिला आयोग से जो लेटर आया है गन लाइसेंस के लिए और आवास के लिए, उसके लिए डीसी साहब से मिले तो डीसी साहब ने कहा कि आपका गन लाइसेंस तो आगे का 1 सप्ताह का टाइम दिया, और जो महिला आयोग से लेटर आया था उसके बारे में कहा कि महिला आयोग का तो दिमाग खराब है, जो कुछ भी लिख देंगे, हमारे पास कोई फंड नहीं है, हमारे पास कोई आवास नहीं है, और आप कहीं भी जाकर या आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाकर भी रह लो और हमारा क्या मजदूरी कर लो, ऐसे कहा डीसी साहब ने। और चलिए हरियाणा विशेष में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।